कोरोना मस्त शराबी पस्त। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अलीगढ़ में लोगों के शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने सतर्कता बढ़ाते हुए जिले में शराब को लेकर जांच के लिए निर्देश दिए हैं, जिसमें जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से शराब बनाते या बेचते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अलीगढ़ के अंदर जहरीली शराब पीने के कारण 40 लोगों की जान चली गई है। तो जहरीली शराब पीने के कारण 40 लोगों की जान चली गई है अलीगढ़ के अंदर। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, यूपी के अलग अलग जिलों से जहरीली शराब के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहरीली शराब के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त अलीगढ़ से ताज़ा मामला बता दें आपको, जहां जहरीली शराब पीने के कारण 40 लोगों की जान चली गई। जिलाधिकारी ने सतर्कता बढ़ाते हुए जिले में शराब को लेकर जांच करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि जिले में अब कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से शराब बनाते या फिर बेचते अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना काल में जहरीली शराब पीने के कारण मौत का आंकड़ा यूपी के अंदर बढ़ा है। बहराइच की बात कर ले हम, अलीगढ़ की बात कर ले हम, क्योंकि इस वक्त ताज़ा मामला अलीगढ़ से ही ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जहरीली शराब पीने की वजह से यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कुल 40 लोगों की जान गई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी के जुड़ गए हैं, आसिफ बेग ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से और विवेक जौनपुर से मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर विक्रम जी आपका लोकमंच न्यूज में। जी सर नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करेंगे सर, और सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जहरीली शराब की वजह से 40 लोगों ने अलीगढ़ के अंदर जान गंवाई, कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। कल 39 मामले सामने आ गए थे जो जहरीली शराब पीने की वजह से जान गंवा चुकी हैं। सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं सर, बहराइच की ही बात कर लें या यूपी के अलग अलग जिलों से, ऐसा क्यों? विक्रम जी। सुरभि जी, ये अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी 3 महीने पहले कानपुर में दुर्घटना हुई थी जिसमें कांस्टेबल देवेंद्र सिंह शहीद हुए, उप निरीक्षक अशोक कुमार पाल गंभीर रूप से घायल हुए। हमने अपनी नसीहतें और सबक नहीं दिया सुरभि जी। मैं मानता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम नहीं है, लेकिन शराब माफिया के ऊपर जो शिकंजा कसा जाना चाहिए और जो कार्रवाई होनी चाहिए, आप अपने संवाददाताओं को भी पता लगा लें। तब भी मैंने परामर्श दिया था कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ऐसी प्रभावी कार्रवाई करे कि इन शराब माफियाओं के घर में झाड़ू लग जाए, चल अचल संपत्ति कुर्क हो जाए, रास्ता लग जाए। तो पिछले 1 साल में क्या हमने कोई कार्रवाई की है, ये भी मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा सुरभि जी। ये बताया जाता है कि नीचे के स्तर पे एक्साइज और पुलिस अधिकारी रिश्वत और भ्रष्टाचार के कारण इनका मनोबल शराब माफिया का बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करके उनको बर्खास्त किया गया या नहीं किया गया? नहीं किया गया तो ये दोबारा स्थिति वैसे ही उत्पन्न होगी। तीसरी चीज, जो असली शराब है, जो ठेके की शराब है और जो नकली शराब है, उसके दाम में बड़ा अंतर है, जिससे कि इनको जो माफिया है इनको अवसर मिल रहा है नकली शराब बना करके भारी मुनाफा कमाना। और भारी मुनाफा ये है
तो सरकार को चाहिए कि राजस्व की प्राप्ति में ऐसे चीज न करे जैसे कि अप्रत्याशित रूप से शराब के दाम में वृद्धि कर देना राजस्व के लिए। अब ये तो बस सरकार का नीतिगत निर्णय है, इससे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा करना शराब बनाने वालों के ऊपर ऐसी नकेल हो जाए जिससे कि ये बनाने में इनको न कोई लाभ हो और प्रभावी कार्रवाई हो। लेकिन इसकी हम लोग कालांतर में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो मैं 3 बिंदु देना चाहूंगा, जो संलिप्त एक्साइज और पुलिस के कर्मचारी उन पे क्या कार्रवाई हुई, चिन्हित शराब माफियाओं के ऊपर गैंगस्टर और रासुका लगी है और उनकी चलकर संपत्ति की गई। बिल्कुल सर, 40 आंकड़ा बहुत ज्यादा है, आंकड़ा और बढ़ेगा। हालांकि सर ऐसा नहीं लगता कि शराबबंदी 2016 से बिहार में, लेकिन यूपी में तो कोई शराबबंदी नहीं। पिछले लॉकडाउन में भी ऐसा ही देखा गया था कि जब लॉकडाउन था तो अवैध शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से कई लोग मरे थे, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसका मनोबल बढ़ा है? क्योंकि शराब माफिया, उस शराब माफिया का नाम आया जिसे, क्योंकि जैसे कि कल हमने इसको लेकर एक बार फिर से चर्चा किया था, तो उस दौरान उस शराब माफिया को सपा का संरक्षण प्राप्त था। अब क्योंकि योगी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा ये हुआ कि अलीगढ़ के अंदर 40 से ज्यादा लोग मर गए। तो कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे इन शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि कोई आने वाले समय में ऐसी घटना को ना दोहराया जाए? सुरभि जी, आप याद करें, मैंने 36 साल में मेरे पूरे कार्यकाल में पुलिस से आक्रमण नहीं हुआ शराब माफिया के द्वारा, और अगर कहीं भी आक्रमण होता था अन्य अपराधियों द्वारा तो उसको एक नजीर बना करके ऐसी कार्रवाई की जाती थी कि 7 पुष्ट याद रखे उनको तबाह कर दिया जाता था। और ऐसी कार्रवाई अभी अप्रत्याशित अभी वैसी दिखाई नहीं पड़ी कहीं कि ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई कहीं हुई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुरभि जी, योगी जी और सरकार के में किसी तरह की कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन यही दावा आप और हम चौकी, थाने और नीचे के एक्साइज कर्मचारियों के बारे में नहीं कर सकते। ये और ज्यादा शर्मनाक है जब योगी जी की सरकार ने बुलंद एक तौर तरीके अपनाते हुए उनसे कार्रवाई करने कहा तो क्यों नहीं हो पा रहा है। ये नीचे का भ्रष्टाचार, अपराधियों के साथ संलिप्तता, ये कारण है, और इसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं जब एसएसपी, डीआईजी, आईजी हर थाना अध्यक्ष से प्रमाण पत्र ले रहा था कि मेरे क्षेत्र में कहीं कोई नकली नाजायज शराब नहीं बन रही है, और अगर बनेगी इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। क्या इसमें जहां जहां नकली शराब पकड़ी गई है, कितने थाना अध्यक्ष बर्खास्त हुए हैं, कितने एक्साइज इंस्पेक्टर बर्खास्त हुए हैं, और अब जहां पर 20 से ऊपर मेरी स्थिति होगी कि एक्साइज इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष तक बात नहीं रहे, सीओ और अधिकारी, यहाँ तक कि एक्साइज कमिश्नर और एसपी, डीएम तक बात आनी चाहिए, सब बात मिलेगी। इस तरीके से हम लोग पल्ला झाड़ के हर आदमी अलग हो, ये चलने वाला नहीं है। आखिर ये मानव त्रासदी है, और इस मानव त्रासदी में जिम्मेदारी वरिष्ठ स्तर के ही जानी चाहिए। सिर्फ एक कांस्टेबल एक्साइज का, एक कांस्टेबल पुलिस का हमने निलंबित कर दिया, वो सब अगर आप पता लगा सुरभि जी, सब बहाल हो गए होंगे आप अब तक। बिल्कुल। डीजीपी साहब, उसी शराब माफिया का नाम आया जिसका नाम अमित चौधरी कहा जा रहा है। 2014 में भी जब कांड हुआ था, सपा के संरक्षण कहा जा रहा था कि उसे सपा का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन जब योगी राज में भी ऐसा ही है तो कहां फर्क है सर? हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि 2014 से लेकर 2021 के बीच में कुछ भी नहीं बदला। सुरभि जी, आपकी चिंता और आपका शोध स्वाभाविक है, और यदि आपकी, लेकिन अगर ये माफिया 2014 में था, राज्य क्रियाशील है, तो लानत है वहां के थाना अध्यक्ष पे, लानत है वहां के और वहां के शासन प्रशासन पर। मैं ये उम्मीद करता था अब तक इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिलाना कानून की परिधि में रहते हुए, और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है सुरभि जी। इनको सिर्फ इनकी संपत्ति खुद कर दें, इनके लोगों को एनएसए में जेल भेज दें, इसकी शीट खोल दें, निगरानी कर दें, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसी बात वाले और एक्साइज वाले लेते हैं कि इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए। न होने का मतलब ही यही है सुरभि जी कि ये लोग रिश्वत दे रहे हैं और संबंधित पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं, इसीलिए इन पे कार्रवाई नहीं हुई, और दोबारा हमने मौत को दावत दे दी, यमराज को दावत दी। बिल्कुल बिल्कुल, डीजीपी साहब बने रहेगा। अब हम सीधा चलते हैं जौनपुर। विवेक हमारे साथ लाइव हैं। विवेक, एक मामले की बात करते हैं। जौनपुर में आपसे ही बात हुई थी उस वक्त भी, तमंचे पे तमाशा गाना तो हमने खूब सुना था, तमंचे पे डिस्को, लेकिन तमंचे पे तमाशा, जिला जौनपुर, थाना महाराजगंज। 24 तारीख की घटना, एफआईआर दर्ज होती है 26 तारीख को। कहा जाता है कि 26 तारीख का ये पूरा मामला है। कार्रवाई ये होती है
कि एसएचओ साहब जो पीड़ित पक्ष है उन्हें ही थाने में बिठा लेते हैं, वो भी 24 घंटे से ज्यादा। हालांकि अब जो उसका मेन अपराधी था, एक्यूज था, उसको अब गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन वहां पर भी कैसी कानून व्यवस्था है? और फिर भी बिल्कुल आपको बता दूं, लोकमंच ने जो है 24 मई को खबर दिखाई थी, तमंचे पे तमाचा। खबर चलने के बाद पहले ही पीड़ित को बैठा लिया गया, खबर चलने के बाद पुलिस छोड़ती है, फिर जो है 2 दिनों के बाद जो है आरोपी को जेल भेज देती। 48 घंटे के बाद जो आरोपी जेल जाता है, एक बड़ा सवाल जो है पुलिस पर खड़ा होता है। लेकिन जो एक ताजा मामला किराकत थाने से आया है, जो पूर्व डीजीपी जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं उनसे भी सवाल है। पुलिस इस तरह से जिला जेल में पुलिस ने और एक खुलासा किया है कि एक अपराधी को जेल भेजा। जिला जेल में जो है एक अपराधी से एक व्यक्ति बात करता था, इस तरह जब मामला सामने है पुलिस आखिर जिला जेल में मोबाइल कैसे पहुंचे, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा करता है कानून व्यवस्था पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, विवेक बनी रही है। आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, दोनों ही मामले सुने आपने, एक अवैध शराब को लेकर और दूसरा जौनपुर के महाराजगंज थाना का तमंचे पे तमाशे वाला। आपके पास इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, पहले आप हमें ये बता दें आसिफ, दोनों ही मामले को लेकर। जी बिल्कुल सुबह जो है 2 घटनाएं जो है अभी हाल ही हुई, जो कानून व्यवस्था पर इस तरह से तमाचा मार रही। पहली घटना जो है अलीगढ़ जिले की है, जहां पर 50 से अधिक लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई और इस मामले में अभी कार्रवाई न के बराबर है। छापेमारी पूरी यूपी में की जा रही है और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। हालांकि यूपी सीएम लगातार निर्देश देते रहते हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, लेकिन इनके मातहत जो अधिकारी हैं और जो पुलिस विभाग है वह कितनी सुन रहा है यूपी सीएम की, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। प्रतापगढ़ जिले में करीब 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें साफ तौर पर खुलासा हुआ कि इस शराब सिंडिकेट में जो है एडिशनल एसपी, सीओ और एसएचओ तो प्रतापगढ़ जो है अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एसपी आकाश तोमर ने मामले की जांच की और लोगों के खिलाफ लेटर भी लिखा गया, तब कहीं जाकर जो है लोग हटे। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि एडिशनल एसपी और सीओ लगातार शराब माफिया का वाहन इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में जो है यह एक खुलासा नहीं बल्कि सच्चाई सामने आई। बावजूद इसके जो है सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया और अलीगढ़ में इतनी बड़ी वारदात घट गई, जिसको लेकर भी अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी घटना जौनपुर जिले की है, जहां पर महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक युवक दूसरे युवक को तमंचा लेकर पहुंचा था मारने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने तमंचा छीन लिया और पुलिस को सौंप दिया। यहीं से पुलिस का खेल शुरू हो गया। पुलिस ने आरोपी और पीड़ित दोनों को थाने पर बैठा लिया, लेकिन लोकमंच टीम ने जब मुहिम चलाई तब कहीं जाकर पीड़ित को 24 घंटे बाद थाने से छोड़ा गया। और हैरत वाली बात रही, लगातार आम लोग जो कानून को लेकर चिंतित रहते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित रहते हैं, उन्होंने लगातार ट्वीट भी किया। 24 तारीख को आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जौनपुर एसपी एसएचओ महाराजगंज कोई जवाब नहीं देते रहे और 2 दिन बाद FIR दर्ज की गई। अब इससे साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरह एसएचओ महाराजगंज और जो आरोपी तमंचा लेकर पकड़ा गया था, कितनी गहरी साझगार थी कि वह एक मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे और लगातार पुलिस मामूली घटनाओं पर भी अपनी पीठ थपथपाती है और बुधवार का ढिंढोरा जो है प्रेस नोट जारी कर तो जो है पूरा करती है। ऐसे में अब जो है जो पीड़ित परिवार है काफी दहशत में है, क्योंकि जिस तरह से पीट दिया पुलिस ने, पीड़ित को बैठाए रखा, जेल भेजने तक की धमकी दी गई। एसपी और आईजी वाराणसी भी इस मामले में छुट्टी पा दे रहे। वहीं दूसरी तरफ एसएसओ का एक ऑडियो भी आया है जो लोकमंच न्यूज टीम के पास है, उसमें साफ तौर पर कह रहा है कि आप लोग जो है इतनी बड़ी घटना नहीं थी कि इस मामले को छोड़ दिया जाए। सवाल यह है प्रदेश के डीजीपी से कि अगर वह आदमी उसको मार देता तब बड़ी घटना होती, या भीड़ जो आरोपी तमंचा लेकर आया था मारने के लिए उसको मार देती तब बड़ी घटना होती। यह सवाल जो है यूपी सीएम से भी कभी न कभी पूछा जाएगा और डीजीपी से भी पूछा जाएगा मौका मिलने पर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार सबसे मुलाकात भी होती रहती है। लेकिन जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया एसएचओ महाराजगंज संतोष राय ने निभाया है, इस पर जो है कई से कई कार्रवाई की जाए,
संतोष राय सीधे तौर पर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और आम लोग जो जिन्हें विश्वास था कि युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन एसएचओ ने पुलिस को ही धमकाया और 2 दिन बाद इस मामले की FIR लिखी गई। मेरा डीजीपी विक्रम सिंह जी से इसका सवाल है कि इस मामले में जो तमंचे का जो मामला महाराजगंज का है जिसको बताया जा रहा है लोकमंच द्वारा, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है, आसिफ जी बने रहिए जी। क्या कारण है जी? आसिफ जी बने रहिए। डीजीपी साहब, आपने सुना, आप बखूबी इस घटनाक्रम से अवगत होंगे। जौनपुर की ये पूरी घटना थाना महाराजगंज 24 तारीख को एक व्यक्ति तमंचा लहराते हुए दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए आया था। हालांकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं रह पाया था। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कार्रवाई क्या हुई वो आपको बता देते हैं जरा। एसएचओ साहब खुद ही, जिनका नाम संतोष राय बताया गया है, एसएचओ साहब है वो, उन्होंने पीड़ित पक्ष को ही 24 घंटे से भी ज्यादा थाने में बिठाया। कोई कार्रवाई नहीं की गई और जब कार्रवाई हुई 26 तारीख को हमारे चैनल के द्वारा ट्वीट भी किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर हमारे चैनल ने प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया भी था। कार्रवाई ये हुई कि 24 तारीख के बदले 26 तारीख को एफआईआर होती है। ठीक है, एफआईआर हो गई, लेकिन तारीख उसमें 26 लिखा जाता है। यानी ऐसा नहीं लगता सर कि एसएचओ ने मनमानी की है। 24 तारीख की घटना को कोई 26 तारीख कैसे बता सकता है? जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, 2 दिन पहले से लोग वीडियो देखते आ रहे हैं, आप उसे 26 तारीख बताते हैं, तो ये मनमानी नहीं कहेंगे। अगर मनमानी कर भी दिया तो क्या कार्रवाई करें ऐसे एसएचओ के खिलाफ? शायद ऐसे एसएचओ है सर कि लोगों का वर्दी से भरोसा उठ जाता है। सुरभि जी, मैं दोनों संवाददाताओं का उत्तर एक साथ दूंगा, आसिफ जी का भी और इकबाल जी का भी। पहले महाराजगंज की बात करते हैं क्योंकि ये ज्यादा गंभीर है जी। सोशल मीडिया पे प्रकरण आता है, तमंचा और मुलजिम को पकड़ करके थाने के हवाले सुपुर्द किया जाता है। जनता ने बहुत जब्त का मादा दिखाया और अपना कर्तव्य नागरिक का उन्होंने पूरा किया। जो थानाध्यक्ष महाराजगंज है, उन्होंने 4 त्रुटियां की हैं। त्रुटि नंबर 1 कि जो आवेदक पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, उनको बैठाया। नंबर 2, पीड़ित पक्ष को 24 घंटे से ज्यादा नाजायज हिरासत में रखा। नंबर 3, अपराध पंजीकृत करने में 48 घंटे का विलंब किया। पूरे प्रकरण में नंबर 4, उनके द्वारा ये स्पष्ट है कि वो मुलजिम के वकील की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी थानाध्यक्ष की तरह उनका व्यवहार नहीं है। इसलिए मेरा परामर्श होगा एसपी जौनपुर को ऐसे थानाध्यक्ष को इन 4 त्रुटियों के कारण तत्काल निलंबित करें। 307-25 आम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लिखें, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने अपराध मुकदमा लिखा होगा, धारा 307 नहीं लगाई होगी। सोशल मीडिया वायरल होने के बाद एसएचओ महाराजगंज का अपकृत्य पूरी तरीके से अब जग जाहिर है। कोई बहुत ज्यादा इसमें जांच की जरूरत नहीं है। तत्काल इनका निलंबन और प्रशासनिक कार्रवाई हो जानी चाहिए। विवेक का प्रश्न नंबर 2 था कि जेल में अगर मोबाइल फोन पहुंचा है, ये महाराजगंज का भी प्रकरण भी और जेल में मोबाइल फोन पहुंचा है, दोनों में ये सीधा संबंध संलिप्तता और भ्रष्टाचार का है। और संलिप्तता भ्रष्टाचार चाहे जेल में हो चाहे महाराजगंज में हो, 0 टॉलरेंस सुरभि जी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एसपी जौनपुर ऐसी कार्रवाई करेंगे। ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, योगी सरकार के पवित्र नाम को धूल दूषित कर रहे हैं। इसलिए और भी ज्यादा आवश्यक है कि ऐसे अकर्मण अधिकारियों के विरुद्ध ऐतिहासिक कार्रवाई। बिल्कुल सर, आपने बोला कि आर्म्स एक्ट लगना चाहिए। आरोपी के खिलाफ तो आर्म्स एक्ट लग भी गया, कार्रवाई भी हो रही है, सलाखों के पीछे भी है, लेकिन ऐसे एसएचओ का क्या करें सर? ऐसे एसएचओ ही जो भोली भाली जनता है वो डरते हैं। कोई अपराध भी हो जाता है, पुलिस वालों के आगे जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि शायद वो एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे, वो जानते हैं कि पहली बात कि एफआईआर दर्ज होगी नहीं, अगर होगी तो खुद ही कहीं वो उल्टा ना फंस जाए। सुरभि जी, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में ये निवेदन किया था कि ये थानाध्यक्ष रहने योग्य नहीं है। इसका तुरंत निलंबन होना चाहिए। और इसमें जो इलीगल डिटेंशन के 24 घंटे से ज्यादा आवेदक पक्ष का, नंबर 3, इन्होंने अपराध लिखने में 48 घंटे का विलंब किया। इस पूरे प्रकरण में इनका निलंबन और प्रशासनिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई आवश्यक है। तो पहले निलंबन और फिर विभागीय कार्रवाई करके इनको थानाध्यक्ष से तत्काल हटा देना चाहिए। इसलिए कार्रवाई तो आज हो ही जानी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आसिफ जी एसपी जौनपुर से बात करके इसको सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्रवाई हो जाए। बता देंगे, मेरा परामर्श यही रहेगा।
बिल्कुल सर, अब बात कर लेते हैं सर अवैध शराब को लेकर भी। जैसा कि अभी हमने मामला उठाया भी था अलीगढ़ में, इस वक्त 40 लोग अवैध शराब की वजह से दम तोड़ चुके हैं। सर ऐसा नहीं लग रहा कि शराबबंदी बिहार में और अवैध शराब यूपी में बिकने लगी अब? आप सही कह रहे हैं सुरभि जी, बिहार में शराबबंदी, वहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में जहां पे कहा जाता है कि पूरी कार्रवाई हो रही है, लेकिन 2014 का माफिया खुलेआम फिर शराब बेच के फिर एक त्रासदी कर देता है। ये हमारे ऊपर सीधा आक्षेप आरोप और हमारी कार्य क्षमता और कार्य संस्कृति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है और बहुत भयावह प्रश्न चिन्ह लगा है। इसमें जो लोग लापरवाह, मैं कहूँगा कर्तव्य के प्रति उदासीन, संलिप्त, अकर्मण या मिली भगत हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में निरीह जनता हताहत हुई है, इसका पूरी जिम्मेदार होगा। और इसमें सिर्फ पुलिस के ऊपर नहीं, मैं संतुष्ट करूंगा एक्साइज पे, और क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी दोबारा हुई है, इसलिए इसकी कार्रवाई केवल थाना स्तर पर नहीं वरिष्ठतम स्तर तक भी जानी चाहिए। और मैं संतुष्टि करूंगा कि इसमें जो भी राजपत्रित स्तर के अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इसकी शीट खोल के इनकी निगरानी करे, कार्रवाई करे, जैसे नहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन, एक्साइज में भी, पुलिस में भी और मजिस्ट्रेसी में भी। बिल्कुल सर, यूपी में योगी राज गुंडाराज का सफाया, स्लोगन्स तो बहुत हैं सर, क्या लगता है जितने स्लोगन्स यूपी सरकार बोलती है और प्रशासन को लेकर जैसे कार्य की व्याख्यान किया जाता है, तारीफ की जाती है, क्या सच में ऐसा काम होता है यूपी में? क्या सच में सरकार की इतनी तारीफ करने की जरूरत है या तारीफ करनी चाहिए लोगों को? साउंड क्वालिटी कुछ मुझे सुनाई कम पड़ा, लेकिन जैसे मैंने आपका सवाल सुना है कि जो दावे हैं क्या उसके अंदर कुछ काम हो रहा है, आपने कहा कि क्या गुंडा राज समाप्त हो रहा है, ये आपका सवाल है। जी सर बोलिए। सुरभि के सवाल को दोहराएंगे कि साउंड क्वालिटी कम हो गई थी बीच में, तो डिस्टर्बेंस ज्यादा था। जी 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 सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि यूपी के अंदर स्लोगन ऐसा है कि यूपी के अंदर योगी राज है, गुंडा राज का सफाया है, बहुत सारे स्लोगन है ऐसे, लेकिन जब हम ऐसे मामले देखते हैं तो स्लोगन को क्या बोले, क्योंकि अब कोरोना में सबसे ज्यादा स्थिति यूपी की बेहाल दिखी, अवैध शराब को लेकर यूपी आ रहा है और गुंडा राज तो है यूपी, और शायद कहना गलत नहीं होगा कि पूरे देश के अंदर यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पे आपराधिक मामले ज्यादा होते हैं। अब क्यों होते हैं, जनसंख्या की वजह से होते हैं या कुछ भी वजह है, नहीं कह सकते इस तरीके से, लेकिन फिर भी जब अव्वल नंबर पर, अपराध के नंबर पर यूपी पहले स्थान पर आ जाए तो कैसा योगी राज सर? सुरभि जी इसको गौर से समझे, उत्तर प्रदेश अगर एक देश होता तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होता। उत्तर प्रदेश से बड़े पीछे कब राज्य होंगे जो उत्तर प्रदेश से बड़े होते, जनसंख्या में चीन हो सकता था, रूस हो सकता था, अमेरिका हो सकता था और ब्राजील और इंडोनेशिया, उसके बाद यूपी का नंबर। यूपी स्टेट नहीं, यूपी एक राष्ट्र में होता तो 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र होता। अपराध में शासन प्रशासन की नीति और नियत में कोई प्रश्न चिन्ह उठ ही नहीं सकता है, नीति और नियत बिल्कुल साफ है, लेकिन नीचे के अधिकारी सुरभि जी अगर दसियों दशकों से रिश्वत लेने और अपराधियों के साथ साठगांठ करने के अभ्यस्त हैं, वो जब घर का चिरागी घर में आग लगा रहा हो तो उसको बचाने, अपने घर को बचाने में बड़ा समय लगता है। लेकिन अब समय आ गया और मेरा परामर्श होगा योगी सरकार को कि जो अधिकारी आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो माफियाओं के साथ संबंध बनाए हुए हैं, आपके आदेशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, कम से कम इसके पास से अब अपील कर लीजिए कि उनको बर्खास्त कर दे, जेल भेज दे। हाथरस में हमने यही गलती की कि हमने उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की। हमने कासगंज में भी देखा हमको जो कार्रवाई करनी चाहिए थी एक्साइज और पुलिस के खिलाफ हमने नहीं की। हमने अलीगढ़ में भी यही देखा। अगर आप देखें त्रुटि हम करते चले जा रहे हैं तो मनोबल तो ऐसे भ्रष्ट और अकर्मण अधिकारियों कर्मचारियों को बढ़ेगा ही, इनका मनोबल। मैं 2 उदाहरण आपके सामने दूंगा। अभी सोशल मीडिया पे आकर एक थानाध्यक्ष ने कुछ ऐसी महिलाओं को थाने में बुला करके शपथ दिलाई कि तुम शराब नहीं बनाओगी और तुम्हारे घर में अगर पुरुष वर्ग शराब खाते हैं हमें बताओ, और अगर तुम्हें खाने की दिक्कत है हम तुम्हें तब तक खिलाएंगे जब तक कि तुमको जीविकोपार्जन की व्यवस्था न कर दें। एक IPS अधिकारी है डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, उन्होंने SP सुल्तानपुर और शराब माफियाओं को जो मौन पालन होता, मधुमक्खी पालन, उससे शहद की बिक्री के एक वैकल्पिक एक जीविकोपार्जन की व्यवस्था की, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो। तो हम चाहते हैं कि हर तरह से एक समग्र प्रयास हो में उनको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, उनको और जो माफिया है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई, जो संलिप्त पुलिस कर्मी है
उनके ऊपर विभागीय और कानूनी कार्रवाई, तब जाकर के इस समस्या का निराकरण होगा। और जिस तरीके से हम कैंसर में च्यवनप्राश खाकर के इलाज कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है रवि जी। बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, अधिकारी हैं पुलिस महकमे में, ले लीजिए उदाहरण के तौर पर संतोष राय ही, जिन्होंने क्या महाराजगंज में मिसाल पेश की है। खैर बातें तो बहुत सारी है सर, अब सीधा चलते हैं अब जौनपुर विवेक के पास। विवेक, तमंचे में तमाशे को लेकर जो पूरा मामला था, क्या उस दरमियान आपकी पीड़ित पक्ष के परिजनों से बात हुई है या पीड़ित पक्ष से आपकी बात हुई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? और फिर भी बिल्कुल आपको बताओ, तमंचे में तमाचा का मामला पीड़ित पर डरा हुआ है। जाहिर सी बात पुलिस पर आरोप, कहीं ना कहीं पुलिस जो है पीड़ित पर धमकाने का प्रयास कर रही होगी। और फिलहाल पीड़ित पर कैमरे सामने से आने को तैयार नहीं है और इतना डरा सामा है तो मीडिया दूरी बना रही। लेकिन जिस तरह से जो पुलिस का सवाल निशान खड़ा हो रहा है जौनपुर में, पहला मैं इससे पहले ताजा मामला बताना चाहूँ, डीजीपी साहब भी जो हमारे चैनल पे है, एक मामला सागंज कोतवाली का है, जहाँ पर एक सिपाही द्वारा सुविधा सिंह के नाम पर 2 लाख रुपए की जो है डिमांड किया गया, उसकी ऑडियो वायरल होता, लेकिन जो है जिम्मेदार अधिकारी दी जाती, लेकिन अभी भी कार्रवाई नहीं। लेकिन जौनपुर में तमाम हर थानों पे आप देखेंगे तमाम ऐसे मामले, अभी शराब के मामले ले लें और लगभग सरकार बदल गई लेकिन तस्वीर नहीं बदला। 2014 में जो शराब माफिया का नाम थे, आज भी वही शराब माफिया के नाम चर्चों में है। फिर भी जो है पुलिस बाकी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, विभागीय कार्रवाई हो रही है और 40 मौत अलीगढ़ में हो चुकी, लेकिन जो पहले ही कार्रवाई हो रही है जाने बचाया जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक कि सरकार तो बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। आसिफ, काफी सवाल थे आपके, आप हो सकता है या पूरा आशा करेंगे कि उन सवालों का जवाब डीजीपी साहब ने दिया होगा? जी बिल्कुल, डीजीपी साहब ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं अब कानून व्यवस्था को जो है सुचारू करने के यहाँ पे जो लोकल स्तर के जो अधिकारी उनके प्रयास, जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री लगातार अपराधियों को जो है नकेल कसने का प्रयास, लेकिन जिस तरह से जो है जिले कप्तान हुए, जिले दरोगा हुए, जिले के जिलाधिकारी हुए, उन पर भी जो है एक एक्शन लेना चाहिए सरकार को। उनके जिले में क्या हो रहा है, किस तरह से जो अपराधी घटने को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, इस भी निगाहें बनाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, बने रहिए हमारे साथ। आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, दोनों ही मामले को लेकर हमने डीजीपी साहब से बात किया, उन्होंने अपने क्या उनके तर्क थे या वो क्या सोचते हैं या कैसी न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए देश में, तमाम तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया और हर पहलू को सही से रखा। तो हो सकता है कि आपके सवालों का भी, जो आपने सवाल किया था अभी कुछ देर पहले, आपको आपके सवालों का जवाब मिला हो। आसिफ जी सुरभि, आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ लगातार जो है अपराधियों को वार्निंग देते रहते हैं कि ठोक दिए जाएंगे या जेल के पीछे चले जाएंगे, और साथ ही साथ जो है डीजीपी को भी निर्देश देते रहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, उनको किसी भी हाल में पकड़ा जाए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन प्रदेश की 2 बड़ी घटनाओं में, पहली अलीगढ़ की घटना, फिर दूसरी जौनपुर की जो तमंचे पे जो है ड्रामा चल रहा है, जो घटना हुई है कि एक युवक मानने आया था, तो दोनों घटनाएं बानगी भर है। हर रोज यूपी में कहीं न कहीं से यह घटनाएं सामने आती रहती है। आपको बता दूं कि हर रोज कहीं न कहीं जो है यह भी मामले आता है कि अपराधियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अभी रायबरेली में ही पुलिस टीम जो है शराब के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, जहां पर पुलिस टीम पर ही पकड़ा हुआ और जो है पुलिस टीम को तालाब में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी और भागना पड़ा। तो यह एक नजीर है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से पुलिसिंग कर रही है, अपराधियों को संरक्षण देती है, कोई बड़ी घटना हो जब होती है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करने के बजाय जो है पुलिस से ही 50 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसी में ही पुलिस को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। और जो पुलिस का सूचना तंत्र है आम लोगों के पास होना चाहिए, तो पुलिस आम लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि वह पुलिस को जो सूचना दे रहे हैं उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। लेकिन बानगी के तौर पर जौनपुर के महाराजगंज में जो घटना हुई, लोगों को तो यही समझ थी कि वह इस युवक को तमंचे के साथ पकड़कर सौंप रहे हैं, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन उनके पुलिस को परेशान किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जिलों में जो पुलिस अधिकारी हैं, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई न की गई तो यह सिस्टम जो है लगातार जो है चलता रहेगा, चाहे जौनपुर की घटना हो या फिर अलीगढ़ में शराब कांड का मामला हो,
यह निरंतर चलता रहेगा। इससे पहले भी रात कांड की घटनाएं बाराबंकी में, प्रतापगढ़ में, इनमें कई बातगंज में हो चुकी है, लेकिन पुलिस जो है जब घटना होती है तो पुलिस कार्रवाई में जुट जाती है, छापेमारी करती है, भट्टियां उखाड़ देती है, लहान महुआ बरामद करती है और फोटो खिंचाती है कि अब देखिए पुलिस जो है, यूपी पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और जो है तमाम अखबारों में खबरें छपती है। लेकिन महीने 2 महीने बीत जाने के बाद जो है वही पुराने जो शराब माफिया होते हैं, अपराधी होते हैं, पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं और वह अपने कार्यों को अंजाम देने में जुट जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल फिर भी यह है कि जिस तरह से जो है थाना अध्यक्ष महाराजगंज में इतनी बड़ी लापरवाही की और इस लापरवाही की जानकारी इसकी जौनपुर को है, जौनपुर इसकी जवाब देने के बजाय अपने कहते तो को बचाने में जुटे हुई है। यही कहते तो अगर बिल्कुल आसिफ हो जाती तो कहते को सिर्फ लाइन हाजिर कर अपना पीठ थपथपाते कि मैंने यह कार्रवाई की। बिल्कुल आसिफ समय कम है, आसिफ ना चाहते हुए भी जी आसिफ समय कम है, इसलिए ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। विक्रम सर, आपने लोकमंच न्यूज को समय दिया, आपने हमसे बातचीत की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आसिफ बेग थे, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के, और हमारे साथ विवेक थे जौनपुर से, संवाददाता लाइव। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप तीनों का ही चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलीगढ़ में लोगों के शराब पीने की वजह से 40 लोगों की जान जा चुकी है। जिलाधिकारी ने सतर्कता बढ़ाते हुए जिले में शराब को लेकर जांच करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ जौनपुर का एक मामला थाना महाराजगंज का, जहां पर तमंचे पर तमाशे का वीडियो वायरल हुआ। हालांकि अब कार्रवाई की गई है। 24 तारीख को ये पूरा मामला था, 26 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई और हैरानी की बात यह है कि एफआईआर के अंदर 26 तारीख का ही जिक्र किया गया। एसएचओ की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। दोनों ही मामले को लेकर हमने पूर्व डीजीपी से बात करने की कोशिश की और उनकी राय को जानने की कोशिश की है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।